महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। अजीत पवार 1,16,182 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अजीत पवार एनसीपी, अजीत पवार गुट के अध्यक्ष अजीत पवार महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए हैं। 1,16,182 वोटों से चुनाव जीता है। और देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी फिजा बदल गई है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम वाले पोस्टर अब लगने शुरू हो गए। विकास के नाम पर वोट मिला है, ये कहना है अजीत पवार का। अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें भरोसा था कि महाराष्ट्र की जनता उनका साथ देगी और महाराष्ट्र की जनता ने विकास को चुना है। ये जीत भरोसा बढ़ाने वाली जीत है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रचंड बहुमत पर अपनी बात रखी है। और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि एमबीए के बंद काम हमने शुरू किए हैं और इसलिए विकास के नाम पर, बदलते महाराष्ट्र के सूरत हाल के नाम पर महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से महायुति पर भरोसा जताया है। तो ये प्रचंड जीत है महाराष्ट्र में महायुति की। और उसमें भी बीजेपी जिन आंकड़ों के साथ आज कमाल करते दिखाई दे रही है, उसको लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए, जनमत का जादू सियासत के प्रपंचों को नहीं मानता, क्योंकि अगर सियासत के दांव और मुद्दों की आंच में ही राजनीति सिमटी होती तो आज चुनाव परिणामों के आंकड़ों में बीजेपी का कमल करामात नहीं दिखा रहा होता। महाराष्ट्र में महायुति प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व ने विपक्ष को फड़फड़ाता हुआ छोड़ दिया है। एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे के सियासी फंदे ने विपक्ष को ऐसा जकड़ा है कि नतीजों में विपक्ष का आंकड़ा अंगड़ाई भी नहीं ले पा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनावों में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। हालांकि झारखंड के चुनावी पतीले में बीजेपी के मुद्दे की आंच बराबर पहुंची नहीं, इसलिए वहां के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के विजयपुर ने भी कमल के कमाल को स्वीकार नहीं किया, वहां पर भी कमल फंस गया है। इन तमाम विषयों पर हम बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख लीजिए आप। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करेंगे तो फिर कभी हार नहीं होती। महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से महायुति की वापसी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महायुति की प्रचंड जीत हुई है। उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है। बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। तमाम समीकरण धरे के धरे रह गए हैं, तमाम सवाल धरे के धरे रह गए और इन सब के बीच महायुति ने ऐसा प्रचंड बहुमत पाया है कि सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर ही टिकी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बयान है जो प्रासंगिक हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस इस जीत के बाद जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा, मैं आधुनिक जमाने का, आधुनिक राजनीति का अभिमन्यु हूं, मुझे चक्रव्यूह को भेदना आता है। लेकिन इसी बयान के साथ 5 साल पहले का भी उनका एक बयान याद आ गया, जहां पर उन्होंने इशारों में कह दिया था कि मेरे किनारे के बगल में पानी कम हुआ है तो मुझे हल्के में मत आंकना, समंदर की तरह वापस आऊंगा। और महासमुद्र की तरह वापसी हुई है। 5 साल पुराना उनका बयान भी आपको सुनवा देते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तो मेरे किनारे के पास घर मत बनाना, ये मत सोचना कि मैं वापसी नहीं करूंगा। और सही बात कही उन्होंने, समंदर नहीं महासागर की तरह वापसी हुई है देवेंद्र फडणवीस की। साथ ही साथ हम आपको उनकी पत्नी का भी बयान सुनवा देते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पर भी इस राजनीति के समर में बहुत बयानबाजी हुई थी, लेकिन जब आज जीत कर आई हैं तो क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का, वो भी सुनवाते हैं आपको। बहुत ही खुश हूँ कि सभी लोग बहुत खुश है कि भाजपा को इतनी अच्छी विक्ट्री मिली है। विक्ट्री एक्सपेक्टेड थी, हम सोच रहे थे कि इतनी अच्छी विक्ट्री मिलेगी, पर इस तरीके की मिलेगी ये नहीं पता था। और ये देख के बहुत खुशी हो रही है। महायुति और भाजपा ने इट्स कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स और ये हिस्टोरिक दिन है आज का।
तो आज राजनीति ने जिस तरीके से करवट बदली है और आंकड़ों की महक में जो एक जीत की खुशबू है महायुति के लिए, बीजेपी के लिए, इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं आज। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, शानदार वक्ता है। सुरेश राजे हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के विधायक है। और हमारे साथ हमारे न्यूज एंड कंटेंट हेड श्याम सिंह तोमर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। सबसे पहले श्याम जी आपसे ही प्रतिक्रिया ले लेता हूं और सबसे पहले आपसे मैं महाराष्ट्र नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बारे में पूछूंगा। विजयपुर में जो करारी शिकस्त मिली है बीजेपी को, उसको क्या समझा जाए? क्योंकि वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा था, वहां पर बीजेपी के मंत्री चुनाव लड़ रहे थे और उनको हार मिली है। देखिए भारत, हमको जो समझ में आता है, जो हम देखते रहे, विस्तार न्यूज़ तो लगातार बात कर रहा है कि कांटे की टक्कर कहीं है तो वो विजयपुर में है। और विजयपुर में क्यों है? क्योंकि वहाँ मुद्दा विकास का भी है, मुद्दा गुटबाजी का भी है, और मुद्दा ये भी है कि लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया। लास्ट में जो कुछ गतिविधियाँ वहाँ हुई उसका भी खासा असर पड़ा। नेहा जी हमारे साथ में, उनसे भी हम ये जानेंगे और वो बताएंगी भी कि आखिर क्या स्थितियाँ रही। लेकिन हमको जो समझ में आता है, हम जो विश्लेषण करते हैं, उसमें साफ है कि जनता के बीच ये स्वर नहीं जा पाया, वो भरोसा कायम नहीं हो पाया जो बीजेपी को करना चाहिए था। बीजेपी को वो विश्वास नहीं मिला है। भारत, ठीक है। सुरेश राजे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक है कांग्रेस पार्टी के। सुरेश जी, बाबू जंडेल का वो बयान मुझे याद आ रहा है कि अगर विजयपुर हम हार गए तो मुंह पर कालिक लगाकर घूमूंगा। इस नतीजों ने उनको तो बचा लिया, साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर एक बूस्टर डोज भी डाल दिया है कि हाँ, हम अगर चाहें तो चुनाव जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी अब जो हाथ का साथ है वो लोगों को मिल सकता है। नहीं, देखिए सिंह जी का जहां तक सवाल है, वो विधान सटी हुई विधानसभा है, उसके मिजाज को समझते हैं और उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा था, हम ये चुनाव निश्चित जीते। हालांकि मैं इस तरह के को ठीक नहीं मानता। देखिए ठीक है, जनता का जनमत है, हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमारे बाबू जंडेल सिंह जो विधायक हैं, अब वो भावनात्मक रूप से तो उनका जो बयान था और उसका भी एक असर रहा कि लोगों को लगा कि ऐसा नहीं हो कि बाबू जंडेल सिंह जी को जो है ना अपना मुंह काला कराना पड़े। इसका भी लाभ हमको वहां मिला। ठीक है, खुश तो होंगे आप, निश्चित तौर पर खुश होना भी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक सीट की खुशी है सुरेश राजे जी, क्योंकि अगर बात महाराष्ट्र की करें तो मुंह की खानी पड़ी है आपकी पार्टी को। अलग अलग सीटों पर भी कुछ खास कमाल आप लोग कर नहीं पाए हैं। बुधनी में भी आप चाह रहे थे कि वहां पर भी हाथ का साथ मिल जाए, लेकिन वहां पर भी हाथ का साथ मिलता दिख नहीं रहा है। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्टूडियो पहुंच गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नेहा जी, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर आपका। कैसे देख रहे हैं इन परिणामों को? क्योंकि महाराष्ट्र में आपको अपार जनमत मिला है, मध्य प्रदेश में हालांकि थोड़ा सा कमल फंसता नजर आया है। इन तमाम परिणामों को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व में जिस तरीके से लोगों का एक पार्टिसिपेशन रहा है, ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र है, उसमें जिस तरीके से जनता ने बढ़ चढ़कर और ख़ास तौर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के साथ में और विचार के साथ में सहमत हैं। जनता ने ये साबित कर दिया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और मैं तो स्वयं वहां पर 1.5 महीना रहकर आई हूं मराठवाड़ा रीजन में। जिस तरीके से अपार उत्साह के साथ में मतदान हुआ है, जिस तरीके से महिलाएं निकली हैं, क्योंकि एक बात का विश्वास महिलाओं को भी था कि अगर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण कोई उनका कर रहा है तो वो भाजपा की महायुति की सरकार कर रही है, और परिणाम हम लोग के सामने हैं। तो जो कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर बांटने का काम किया है, समस्त देश ने, समस्त प्रदेश ने देखा है कि महाराष्ट्र एक भी हुआ, महाराष्ट्र सेफ भी हुआ और विकास की गति को अब तेजी से पकड़ेगा, क्योंकि हैट्रिक भाजपा ने लगाई है, महायुति ने लगाई है। देखिए, प्रचंड बहुमत तो है आपके पास, और जो आप कह रही थी कि आपके दावे, आपके मुद्दों को जनता ने स्वीकारा है, वो हमें दिख भी रहा है। विजयपुर में चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले, मतगणना से पहले मैं कहूं, सिर्फ फुटअव्वल जो है बहुत जगजाहिर था किस तरीके से चुनाव के समय में वहां पर हिंसा हुई, और उसके बाद भी स्थिति किस तरीके से सियासी बनी रही। कांग्रेस कह रही थी हमें रीवोटिंग कराना है, तो सिर्फ फुटअव्वल तो खूब हुआ है विजयपुर में। अब हार हुई है तो आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि हाँ, गड़बड़ी हो गई विजयपुर में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी विजय को भी और अपनी हार को भी
बहुत ही सहजता से हमेशा स्वीकार करती है और दोनों ही परिस्थिति में मंथन करती है कि और बेहतर क्या हो सकता है। विजयपुर मूलतः कांग्रेस के पास ही थी, आप जानते हैं। कांग्रेस ने पिछली बार 18,000 की लीड ली थी। आज भी अगर विचार करने के लिए किसी के लिए है तो वो कांग्रेस के पास है, भले उनके पास आई, उनको बधाई उसके लिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पर जो लीड थी उसका जो अंतर है, आप देखिए कि भाजपा की ओर से जब इसको लड़ा गया है प्रत्याशी की ओर से, तो कितना लीड को उसको कम किया है। ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने उसमें प्रयास किया है। और लोकसभा का चुनाव हो या अभी उपचुनाव मध्य प्रदेश का, विजयपुर का, कांग्रेस का टूल किट एजेंडा, कांग्रेस का भ्रामक स्थिति पैदा करना, कांग्रेस का क्योस पैदा करना, ये जनता ने सदैव करीब से देखा है। वहां महाराष्ट्र में चप्पर फाड़ के भाजपा को मतदान किया है और यहाँ पर विजयपुर की जो स्थितियां हैं, भाजपा निश्चित तौर पर उसमें मंथन भी करेगी और क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए आगे भी बुधनी के बारे में भी आप समझाई दीजिए, क्योंकि बुधनी में धीमी मतगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत हमलावर है और हालांकि आखिर में बीजेपी तो जीती दिखाई दे रही है, लेकिन 1 लाख का अंतर कहां था और कहां 10,000 के अंतर से जीत रही है इस बार आप? नहीं, मैंने आपसे कहा कि हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जरूर उसको देखती है, समझती है और आकलन करके उसके लिए कार्य करने के लिए निकलती है। अगर अंतर कम होगा तो उसके कारण कई सारे हो सकते हैं कि एक तो उपचुनाव है। सबको पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में कई बार वोटर उस उत्साह के साथ बाहर नहीं निकल कर आता, क्योंकि वो जानता है कि सरकार में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी और प्रकार की कोई परिस्थिति हुई है, जहां तक मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही विवेक का सवाल है कि भाई ये उपचुनाव है और 1-2 सीट में कोई अंतर नहीं आता, इसमें भी बदलाव आना चाहिए। लेकिन मामूली सीट नहीं थे ये, लेकिन ये मामूली सीट नहीं थे जहां पर उपचुनाव हो रहे थे। विजयपुर और बुधनी ये बहुत हॉट सीट है मध्य प्रदेश की। सुरेश राजे जी, आपके पास आ रहा हूं। नेहा जी कह रही हैं कि विजयपुर की सीट उनकी थी, उनके पास रही, बुधनी हमारे पास है, हम बाद में समीक्षा करेंगे। आप कितने आश्वस्त हैं अपने पार्टी के प्रदर्शन से? हमारे लिए तो हम तो पूर्ण संतुष्ट हैं। और जैसा अभी नेहा जी कह रही थी कि अपने अंतर को देखें, तो नेहा जी से मैं कहूंगा जरा उन्हीं का भी अंतर देख लें। भाई हम 18 से 8 पे आ गए ना, मान लिया हमने। 1,10,000 से 1 लाख पीछे चले गए, तभी विचार करो। यानी 1 लाख वोटों से आप आगे आ गए, ये भी आप अपने लिए बड़ी जीत मान रहे हैं। जीतू पटवारी के लिए भी जीत कितनी महत्वपूर्ण है? आपके अध्यक्ष जो है, नए अध्यक्ष बने, ये पहली जीत है जो उनके नाम हो रही है। निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व के साथ हमारी पूरी पार्टी के लिए ये जीत एक बड़ी जीत है। और लगातार देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद चाहे हम छिंदवाड़ा चुनाव लेके अभी और भी उपचुनाव आना है, लेकिन ये जीत बड़ा मायना रखती है। और ये कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी अभी जीतू जी पटवारी जी के नेतृत्व में आगे भी जो उपचुनाव आएंगे उसमें भी पूरी एकता के साथ हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन सुनिए सुरेश जी, एक बड़ी बात यह भी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये जो रामनिवास रावत जी बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, ये कल तक आप ही के पार्टी के सिपे सलार थे और मंत्री के पद पर थे, तब इनको हार मिली है, शिकस्त मिली और मुकेश मल्होत्रा के हाथों इनको हरवाया है। कितनी बड़ी जीत है। मुझे फिर भी कांग्रेस के अंदर वो उत्साह जो होना चाहिए विजयपुर को लेकर, मुझे थोड़ा उसमें भी कमी नजर आ रही है। आपको तो निकल जाना चाहिए था अब तक सड़कों पर। नहीं, उसका कमी का कारण है महाराष्ट्र। अभी हम हमारा जो महाराष्ट्र का परिणाम आया है, अभी पूरा का पूरा हमारा फोकस देखिए, ये बड़ी जीत है। मैंने कहा ना, ये किसी भी राज्य की जीत के बराबर की जीत है हमारे लिए। वहां पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी और हमारा एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो जिस तरह का धन बल का, सत्ता बल का दुरुपयोग वहां आपको देखने को मिला, आपके पास तमाम विजुअल हैं उसके, और इसके बावजूद जनता ने जो जनादेश दिया है विजयपुर की जनता को, वीरपुर की जनता को, पूरी की पूरी वहां की विधानसभा की जनता जनार्दन के साथ साथ हम धन्यवाद देंगे। ठीक है, आपने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया, अच्छा लगा सुरेश जी कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, तो वो विजयपुर को लेकर उतनी उत्साहित नहीं है, लेकिन एक राज्य के बराबर का
ये जीत है आपके लिए, विजयपुर की जीत, ये बहुत बड़ी बात है नेहा जी, वो कह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र पर आपसे समझना चाहूंगा नेहा जी, महाराष्ट्र में जो जीत हुई है बीजेपी की, मैं मान रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश मॉडल की ही जीत है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना आई, 2023 में जीत जाती है बीजेपी, फिर यही चीज वहां पर प्रयोग किया गया और प्रचंड बहुमत से जीती है। देखिए, सुरेश राजे जी कह रहे थे कि हम एकता के साथ संघर्ष करेंगे, पर कांग्रेस पार्टी एकता के लिए संघर्ष कर रही है। और अगर एक सीट जीतकर उपचुनाव की वो राज्य जितनी विजय मनाना चाहते हैं या खुश होना चाहते हैं तो उनको ये विजय मुबारक। पर भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य प्रदेशों से भी जो भी एक अच्छा मॉडल है, जो भी अच्छी योजनाएं हैं, उसको स्वीकार भी करती है, उसको जनता तक, जनता के हित के लिए पहुंचाने का काम भी करती है। इसीलिए चाहे लाडकी बहना हो, जो हम लाडली बहना कहते हैं मध्य प्रदेश में, या लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप की हो, ऐसी अनेकों योजनाएं मध्य प्रदेश के तरह ही महाराष्ट्र में भी अपनाई गई और जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसीलिए मैंने आपसे कहा पूर्व में भी कि ये जो महिलाओं को जिस तरीके से एक मान सम्मान का जीवन मिला है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, उनका दृढ़ता से और विश्वास मोदी जी महाराष्ट्र की भाजपा आसानी से कैसे कह सकती हैं कि विजयपुर की जीत अगर कांग्रेस पार्टी एक राज्य के बराबर समझ रही है तो उनको मुबारक। मंत्री जी की साख दाव पर थी, यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर आए थे, आप ही के दामन में आए, आपने उनको मंत्री बना दिया। यहाँ पर तो एमएलसी वाली चलन भी नहीं है, अब उनके पास कुछ चारा है नहीं, अब उनको इस्तीफा देना ही होगा। मंत्री जी की हार हुई, आप कैसे आसानी से कह सकती हैं कि ये जीत उनको मुबारक? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी इतनी उत्साहित है, जो उत्तर प्रदेश में आप नतीजे देख लीजिए कांग्रेस का क्या हाल है। अब तो वो जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसमें भी कांग्रेस की जिस तरीके से बार बार बेइज्जती मध्य प्रदेश से लेकर यूपी से लेकर हरियाणा तक हुई है, ये हम सब ने देखा है। और आज के भी जो परिणाम है महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, उसमें कांग्रेस है कहाँ? तो कांग्रेस के पास नेता नीति नहीं है, कांग्रेस के पास सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर कहीं कहीं पर जहां मिलती है उसको लेकर अगर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है, इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है उन्हें, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बधाई है। भाजपा तो निश्चित तौर पर बड़ा लाजमी है नेहा जी, सुरेश जी का एक्साइटमेंट बड़ा लाजमी है। बहुत बहुत मारामारी हुई थी, नाक की लड़ाई थी, दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी तक कैंपेन कर रहे थे। चलिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए झारखंड की जीत को लेकर हेमंत सोरेन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। झारखंड में बीजेपी के मुद्दों की आंच वहां फीकी पड़ गई। इस बार जेएमएम ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया। जरा झारखंड की ही आप बात कर लेते हैं, झारखंड चुनावों के नतीजों को भी समझ लेते हैं। नेहा जी, झारखंड में क्या हो गया? झारखंड में प्रभारी जो है हमारे ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। घुसपैठ के मुद्दे के साथ वहां पर गए, हिंदुत्व का कार्ड भी चलाने की कोशिश हुई, सब धरा का धरा रह गया झारखंड में। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि हर चुनाव का नतीजा लोकतंत्र में अलग अलग हो सकता है, किसी की जय होती है, किसी की हार होती है। भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत बारीकी से उस पर कार्य भी करती है, वो कार्यकर्ता भी घर घर पहुंचने का काम करता है और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है उस पर मंथन विचार होता है। इस पे भी जरूर अब जब परिणाम आ गए हैं तो उस पर कार्य किया जाएगा। पर छोटा सा चुनाव हो, चाहे पार्षद का चाहे लोकसभा तक, ये जो जितनी भी एक पूरी सीढ़ियां हैं, भाजपा पूरे दम, पूरे खम, पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कैडर के साथ लगती है, तो निश्चित तौर पर इस पे भी। लेकिन आपने बताया नहीं कि गलती कहाँ हुई, खामी कहाँ हुई, वो आपने नहीं बताई है। श्याम सिंह तोमर से समझ लेते हैं। श्याम जी, क्या लग रहा है आपको, क्या गलती रह गई? देखिए, छत्तीसगढ़ के भी तमाम नेता वहां पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने वहां पर कैंपेन किया था, मुख्यमंत्री भी गए थे। क्या कमी कहाँ रह गई जो बीजेपी पकड़ नहीं पाई? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो हमको साफ समझ में आती हैं झारखंड में भारत। एक तो ये कि वहाँ कुशल नेतृत्व का अभाव लंबे समय से है पार्टी के पास में, भाजपा के पास में, और गुटबाजी भी है, ये भी मानना पड़ेगा, भाजपा को मंथन करना होगा इस पर। दूसरी बड़ी बात जो हमको समझ में आती है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं
उनको ये जो अभी चुनाव हुए उसमें स्थानीय नेता नहीं पहुंचा पाए जनता तक, और एक जो भरोसा है वो भी जनता का हासिल नहीं कर पाए। जेएमएम की अगर बात करें तो उनको कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर, जेल जाना और जेल जाने के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के पास बहुत कुछ था। जो शिवराज सिंह चौहान जो खुद इतने चुनाव लड़ा चुके हैं और इतना कुशल नेतृत्व दे चुके हैं, वो खुद मैदान में थे, कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन की स्थिति है। सुरेश जी के पास आपको सीधे लिए चल रहे हैं हम। सुरेश जी, आप कह रहे थे कि विजयपुर की जीत पर इसलिए ज्यादा बवाल नहीं मचा रहे हैं हम लोग, जश्न नहीं मचा रहे क्योंकि महाराष्ट्र की टीस है, लेकिन झारखंड में ये जो जीत मिली है हेमंत सोरेन को, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। 7 सीटों पर जीत गए हैं आप, 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जश्न मना लीजिए, कांग्रेस को झारखंड में अच्छा जनमत मिला है। नहीं, दरअसल आपका कहना ठीक है। झारखंड की जीत है, हमारी मध्य प्रदेश में 1 सीट हम जीते हैं, दूसरी सीट भी जितने अच्छे अंतर से मतलब कांग्रेस परफॉर्मेंस कर रही है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये जो महाराष्ट्र का परिणाम है ये देश के लिए चिंताजनक है, पार्टी का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, हार गई, इससे कोई हमारी केंद्र में सरकार। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी मैं सुन रहा था नेहा जी को, और जो भी मंत्रीगण आ रहे थे, आप तमाम मंत्रियों से बात कर रहे थे, वो लगातार गुणगान कर रहे थे, मोदी जी का ये हुआ, भाजपा की नीतियों की जीत है, भाजपा के काम की जीत है। मैं आपके माध्यम से एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। जब इनको इतना ही भरोसा है अपनी नीतियों पर, अपनी नीति पर, प्रधानमंत्री जी के काम काज का, ठीक है, लेकिन आपने बड़ी बात कह दी है। नेहा जी से जरा रिएक्शन ले लूं। नेहा जी कह रहे हैं कि ये जीत जो है वो महाराष्ट्र के लिए अच्छी जीत नहीं है, यानी बीजेपी के जनमत को सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं उस जनमत पर। सुरेश राजे जी कह रहे हैं महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, देखिए सुरेश राजे जी और कांग्रेस पार्टी की अगर आंखें खुल जाएं तो देश भर में इस प्रकार से सूपड़ा साफ थोड़ी ना होगा। थोड़ा सा सुरेश राजे जी, जनता जो जिस प्रकार से जनाधार दे रही है, जिस प्रकार से विजयी भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो रही है, उसमें जनता का सम्मान करना चाहिए। और आप तो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए विधायक हैं, आप जानते हैं कि सर आंखों पर बैठाने का काम भी जनता करती है और घर बैठाने का काम भी जनता करती है। और कांग्रेस जिस प्रकार से अहंकार में रहकर, अपने घमंड में रहकर चलती है, फेक नैरेटिव गढ़ती है, टूल किट एजेंडा चलाती है, जनता निरंतर उसको ठीक है, बड़ी बात कही आपने भी नहीं। सुरेश जी, कांग्रेस पार्टी मतलब घमंडी है, इसी घमंड के वजह से सुपड़ा साफ हो गया आपका। ये नेहा जी यही आरोप लगा रही हैं आप पर, आपने जनमत पर आरोप लगाया, इन्होंने आप पर आरोप लगाया, सुपड़ा साफ हो गया आपके घमंड की वजह से। अजय जी, मैं नेहा जी से कहना चाहता हूं कि आपको अपने संगठन के संगठनात्मक ढांचे पर, प्रधानमंत्री की नीतियों पर, भाजपा की नीति पर अगर इतना ही भरोसा है तो आप एक काम करिए, आपने महाराष्ट्र जीत लिया, अब आप एक काम करिए, पूरे देश में ईवीएम बंद करा के आप बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा कीजिए। बहुत बढ़िया, कर सकते हो? अब तो कर सकते हो सुरेश राजे जी, कर सकते हो तो आज करिए। राजे साहब, ठीक है सुरेश जी, जवाब भी सुन लीजिए। अब ईवीएम पर सवाल उठाया आपने आज के दिन, जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए, मैं तो कहता हूँ जवाब सुन लीजिए सुरेश जी, जवाब सुन लीजिए। महाराष्ट्र की जनता का सम्मान रखते हुए करिए। सुरेश जी, अद्भुत है आपका प्रश्न, बहुत अद्भुत है आपका प्रश्न। और आप तो विधायक चुनकर आए थे, जनता पे और ईवीएम पे विश्वास है कि गलती से आ गए विधायक बनके? शपथ ली ना विधायक की? और जिस तरीके से आप लोग जनता का जनाधार का, जिस तरीके से जनता के विश्वास पर आप लोग प्रश्न उठाते हैं, हमको मालूम है। नहीं, मैं आपसे क्या खेल खेल रहे हो? देखिए, ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। तेलंगाना में भी ईवीएम से ही जीत कर आए, जहां सरकार बनाई है, नहीं बनानी थी, बैलेट पे जाना था। कर्नाटक में भी आपने जो सरकार बनाई है वो इसी से बनाई है, हिमाचल में भी वहीं से बनी है। तो ईवीएम को रिजेक्ट करके आपको ये कहना था हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं जब तक बैलेट से नहीं होगा। तो जिस तरीके से हार में आप लोग भयभीत हो जाते हैं और जीत में अति उत्साहित हो जाते हैं, ये उसी का परिणाम है कि सुपड़ा साफ हो रहा है। नहीं, क्यों डरते हो? आपको तो भरोसा है ना कि जनता जिता रही है, तो जनता भी तो बैलेट से चुनाव लड़ेगी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। आपने विधायकी स्वीकार क्यों की, छोड़ क्यों नहीं दिया, कहा क्यों नहीं कि तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक बैलेट से नहीं होगा?
क्यों विधायकी स्वीकार की आपने? ईवीएम पे आपको शक है, विधायकी क्यों स्वीकार? सुरेश जी नेहा जी गलत क्या कह रही है मुझे आप ये बताइए। विधायक हैं आप, जब चुनाव हुए होंगे तो ईवीएम पर ही, ईवीएम के डब्बे में ही वोट गया था आपके ऊपर भी। अभी हेमंत सोरेन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ईवीएम नहीं तो उन्हें जनादेश दिया है। मैं बता रहा हूँ हुजूर, जहाँ 50,000 से जीतना चाहिए, जनता जिताने बैठी है 40,000 से, वहां हम 2,000 से जीत रहे हैं। ठीक है, सर पकड़ रही है आपके जवाब पर। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं भाई। मैं तो कह रहा हूं आपको तो अपनी नीतियों पर भरोसा है, प्रधानमंत्री पर भरोसा है, ठीक है, देश की जनता चाहती है कि आप ईवीएम बंद कराओ, तो ठीक है। आपके इसी जवाब पर अभी नेहा जी सर पकड़ रही थी अपना। एक बार जरा श्याम सर से समझ लेते हैं। श्याम जी, आपने तो देख लिया, अभी भी सुरेश राजे जी यही कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ झोला है। सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। ये क्या प्रवृत्ति है? अभी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जनता का आभार, जनता का आशीर्वाद, चुनाव हार गए हैं और सुपड़ा साफ होने की बात जो कह रही है नेहा जी, अगर सुपड़ा साफ हुआ है, ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आप। देखिए, हर गुनाह के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना हरगिज ठीक नहीं है, जबकि बीसियों बार साइंटिफिकली ये जो है तय किया जा चुका है कि ईवीएम में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ओके है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी हार का ठीकरा जो है उस पर फोड़ देना ये आसान होता है, बजाय इसके चिंतन मंथन किया जाए, गुटबाजी कहाँ थी, कहाँ हम पीछे रहे, ये करना और अंदर खाने क्या हम चूके हैं इस पर बात करना। तो ज़रूरी ये है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सबको इस पर जरूर चिंतन मंथन करना चाहिए कि जनता क्यों रिजेक्ट करती है। क्या ऐसा आपने नहीं किया जो जनता के लिए करना चाहिए था? नेहा जी, आपसे ही समझना चाहूंगा मैं, झारखंड में ये जो जीत है वो जीत हो जाती है विश्वास की जीत, जनमत की जीत, सीबीआई ईडी के गड़बड़ झाले की जीत, लेकिन यहां जो महाराष्ट्र की बात हो रही है तो वो अभी भी असमंजस में, और वो कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है, कुछ ना कुछ इसके अंदर साजिश हो सकती है। ये साफ साफ कह रहे हैं तमाम कांग्रेस के नेता। नहीं, अद्भुत है। मैं तो कहूंगी कि प्रियंका गांधी जी को इस जीत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुरेश राजे जी यहाँ हैं, सुप्रिया जी कह रही थी, कांग्रेस के जो भी लोग पहले से ये जो भूमिका बनाने का पूरा काम करते हैं, इन्हें तो किसी ड्रामा कंपनी में जाना चाहिए। हारे तो ईवीएम, जीते तो जनता का आशीर्वाद, जनता की मेहरबानी, हमारी नीति, हमारे कार्य, हमारी सरकारें। तो ये जो तरीका है, जनता भी इससे बहुत निराशा होने लगती है, आपसे बड़ा बहुत निराशा लगती है। और मुझे लगता है कि राजा साहब, आप तो जीत कर आए हैं ना विधायकी, आप तो जीत कर आए हैं, आपको ईवीएम पे प्रश्न उठाकर बैलेट पे ही जाना चाहिए अगली बार से। बिल्कुल लड़िएगा मत, अगर ये ईवीएम मशीन हुई तो लड़िएगा मत, कह दीजिएगा कि जनता जो आशीर्वाद देती है मुझे ईवीएम से चाहिए नहीं, मैं बैलेट से ही लेकर जाऊंगा, तब तक चुनाव में मत जाइएगा। और साथ में आपकी पार्टी की करता धरता गांधी परिवार की बिटिया श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से भी कहिए कि अपनी जीत को स्वीकार ना करें, क्योंकि वहां पर भी बैलेट से वोटिंग नहीं हुई है, वहां पर भी ईवीएम में ही मत डले हैं। तो कम से कम एक नेता होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते आपको जनता का मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि आपके लोग जहां पर भी चुनकर आते हैं उनको आशीर्वाद मिला है। क्योंकि आप जो ये प्रश्न बार बार उठाते हैं ना, जनता भी सोचती है कि अरे कैसे बेच दिया, ने तो बैलेट से लड़के आने देना था। सुरेश जी, अगली बार बैलेट से जाइएगा या ईवीएम से जाइएगा? अगली बार जब आप चुनाव में जाइएगा तो किससे जाइएगा? ये नेहा जी पूछ रही हैं। मैं बता रहा हूं ना, इनको जब इतना घमंड है, इनके हमको अहंकारी कह रहे थे, इनको इतना घमंड है कि मोदी जी की बाहर है, देश में भाजपा में हो गया, कटोगे बटोगे जाना क्या क्या करते हैं। और सुनो, अभी श्रीनाथ जी ने एक सवाल उठाया, उसको आपने कोट नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, 3 महीने पहले लाडली बहनों को पैसा भेजा। अरे ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये कहते हैं कि ईवीएम सेफ है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये देखिए, ये तो सीधा सीधा मामला बनता है, नोट के बदले। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। आपने नीतियों की बात कही है, उन्हीं नीतियों को तो अभी हम देख रहे हैं आंकड़ों में। अगर उन्हीं नीतियों को तो हम आंकड़ों में देख रहे हैं। नेहा जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं लोकसभा के समय जो कांग्रेस ने झूठा प्रचार किया, जिस तरीके से संविधान का नैरेटिव चलाने का काम किया, और राहुल गांधी जो खटाखट कर रहे थे, जनता ने हरियाणा में भी फटाफट बाहर किया,
महाराष्ट्र में भी फटाफट बाहर किया है। तो कांग्रेस का ये जो झूठा नरेटिव है, ये लंबे समय तक कोई भी झूठ की हांडी जो है नहीं चढ़ती। तो मैं कह रहा हूं, और सुरेश राजे जी, आप तो हो। जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, नहीं, आप तो विधायक हैं, कम से कम अपने वरिष्ठों को बताइए कि ये झूठ जो है बार बार नहीं पूरा देश चलता। आपके पीछे है, पूरा देश आपकी पार्टी की नीतियों के पीछे है। आप 3 बार में उतने आप तो नहीं बैलेट सीटें ला पर पाए आइए। जितनी सरकार 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। और ये जनता आपको दिखाएगी कि चुनाव कैसे होते हैं। ये जो 240 आप जो आइए। बार बार जनता का मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये आप 240 3 टर्म में नहीं लेकर आ पाए हैं। मजाक आपने बना रखा है, 3 टर्म में नहीं आया राजे साहब, 3 टर्म में जनता का मजाक आपने बना रखा है। जनता तो अगली बार चुनाव में नहीं जाएंगे ना जब तक ईवीएम हटेगी नहीं। आज आप वादा कर दीजिए विस्तार का, ये ऑडियो वीडियो हम चलाएंगे, बैलेट जब तक नहीं आएगा सुरेश राजे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज ऐलान कर दो आप, चुनाव में भी आज आप आप आज ऐलान कर दो। चुनाव आप ऐलान करोगे, ईवीएम बंद कराओगे? नहीं कर रहे, आप तो ऐलान करिए। क्यों नहीं कर रहे? तो आप तो कह रहे पूरे देश में आपका परचम लहरा रहा है, आपकी नीतियों का परचम, ये ईवीएम का परचम लहरा रहा है, वही आपका परचम। आप नहीं लड़ेंगे ना, आप नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट नहीं आएगा। बोलिए नहीं लड़ूंगा। अरे छाती ठोक कर लड़ूंगा। लड़ोगे? पार्टी लड़ाएगी तो जरूर लड़ूंगा। सुरेश पार्टी जी, लड़ाएगी तो जरूर लड़ूंगा। सुरेश जी, अब जनता का मजाक कौन बना रहा है ये तो सब देख ही रहे हैं, और आंकड़ों को भी हम लोग समझ रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आप लोगों ने ईवीएम का मजाक जरूर बना दिया इस देश में। ये तो स्पष्ट बात है कि हर बात पर ईवीएम को ले आते हैं। मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं सुरेश जी, क्योंकि आप चुने हुए विधायक हैं। सुरेश जी, आप चुने हुए विधायक हैं, आप इसी ईवीएम के जरिए ही विधानसभा पहुंचे हैं। अगली बार जब चुनाव होगा तो ईवीएम पर ही होगा। नेहा जी कह रहे हैं कि ऐलान नहीं करेंगे ईवीएम हटाने का। आप चुनाव लड़िएगा ईवीएम पर कि नहीं वो लड़िएगा? इसीलिए डरी हुई है, उनको मालूम है। देखिए, जब पूरे देश में आपकी विचारधारा से लोग प्रभावित हैं, जब मोदी जी के पीछे पूरा देश चल रहा है, जब इनकी नीतियां इतनी अच्छी हैं, इनका कैडर बेस पार्टी का कार्यकर्ता है, तो डर किस बात का है? हटाओ ना ईवीएम और लाओ बैलेट पर, होगा दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है, मैं तो कहूंगा सुरेश जी, मैं तो कहूंगा आज आप ईवीएम पर थोड़ा बहस कम कीजिएगा, जरा सेलिब्रेट कर लीजिएगा। इसी ईवीएम ने झारखंड में आपको जनमत दी है। विजयपुर, जो आप कह रहे हैं ना कि एक राज्य के बराबर आपकी वो सीट थी विजयपुर, इसी ईवीएम ने विजयपुर में आपको जिताया है। अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो विजयपुर की जीत को आप स्वीकार मत कीजिएगा। बहुत नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात, कार्यकर्ता थे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। एक बार श्याम सिंह तोमर से हम समझ लेते हैं। श्याम जी, आपने सुन लिया दोनों दलों को। ईवीएम जो है हर चुनाव के बाद सवालों के घेरे में आ जाता है। इतने बड़े लोकतंत्र में ईवीएम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देना कितनी अच्छी बात है। देखिए, ये बड़ा आसान है ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, लेकिन ये समझना होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमेशा प्रोग्रेसिव व्यवस्था को चुना जाता है, हमेशा उस सिस्टम को चुना जाता है जिससे परिणाम तुरंत मिले, साफ गोई से मिले और सब कुछ जो है पारदर्शी हो। तो ईवीएम से अगर कोई दुनिया में बेहतर व्यवस्था है तो उसको लागू करना चाहिए। वापस उस पर चले जाना, पर्चा आधारित व्यवस्था पे चला जाना और उसमें घंटों घंटों समय बर्बाद होना, ये कतई ठीक नहीं है। हम इससे पहले उस व्यवस्था को भी देख चुके हैं, वो बहुत चुनावी पर्चा का तो पता नहीं, पर सियासी बयानबाजियों का खर्चा जरूर हो रहा है बहुत ज्यादा ईवीएम को लेकर। बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका, नेहा जी आपका, और सुरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए।